कोई फरियाद जो है वो एक कंपोज किया था, उसको मैंने एक सीरियल के लिए। वो गाना था, मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, तू बता तुझ में कैसी दिलकशी है। हम ये सोच रहे थे कि लता जी से कोई गाना करेंगे, ऐसा सोच रहे थे। इमेजिन कि ये गाना लता जी गाने वाली थी। रोज ही बैठते थे, टाइम हुआ करता था कि भूषण जी, नन्नू भाई, हम नन्नू भाई बोलते हैं उनको, उनका घर का नाम नन्नू है, तो नन्नू जी ये गाना है सुनो, ठीक है, ट्यून है, आपको कैसा लगता है आप सुनिए। अब वही चीज वहां पे आती है, ठीक है, तो सुनाया, मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, डन। एक और अनुभव सिन्हा, इसे जल्दी आ जाओ, हो गया, गाना मिल गया हमको। सभी का ये राय थी कि अब चलो जगजीत जी से करते हैं, तो फिर जगजीत जी पिक्चर के अंदर आए। अनुराधा जी ने वो गाना गाया, गाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप कल क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप जुहू आ जाइए कल। तो उन्होंने एड्रेस दिया हमको, वहां पहुंच जाना। जब वहां पहुंचे तो पता लगा वो टी सीरीज का ऑफिस है। अंदर गए तो वहां देखा गुलशन कुमार जी बैठे हैं। सो गुलशन जी ने कहा कि आप हमारे लिए काम करोगे, हमने कहा क्यों नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि भाई ये इस तरह से आपने काम इसको शुरू करना है, इसमें और किशन जी की फिल्म है अच्छा सिला दिया चलता है, और अच्छा सिला दिया तो आज भी लोग कहते हैं कि सोनू निगम जी को जो हिट चाहिए था शुरू में करियर में, वो आपने दिया। आपका दिल तोड़ के जो गाना था वो करीब 70 से 80 करोड़ व्यूज है, और अगर मैं ऑफिशियल रीमिक्स को मिलाता हूँ तो अकेले उस गाने के करीब 130 करोड़ व्यूज है। वो समझ प्रोड्यूसर्स कंपनी की, यहाँ भूषण जी की, कि वो समझना उसको कि ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली, कि एक एक लाइन सुनते थे, सिर्फ छोटी छोटी रातें हो, तेरा मिलना हो, या फिर कोई भी गाना है, एंड एक लाइन किया और हाँ ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, आगे हाँ नेक्स्ट क्या है। फिर चंद्रा बारव जी से उनसे मुलाकात हुई, फिर वो एक सफर दूसरा शुरू हुआ, प्यार भरा दिल जो था चंद्रा बारव जी की, और उसके फिर गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। वो टी सीरीज के साथ ही हमारा रिलीज हुआ था। और चंद्रा बारोट जी का अगर फिर भी किसी ने नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं कि उनको कहा जाता है कि अगर अमिताभ बच्चन जी के पूरे रस को किसी ने अगर दिखाया है तो वो डॉन फिल्म में उन्होंने डायरेक्ट करके दिखाया, तो चंद्रा बारोट जी का बहुत बड़ा नाम है। सर यूजुअली क्या होता है, जोड़ी जब ब्रेक होती है कहीं ना कहीं मेजर डिस्प्यूट्स होते हैं, पर आपके केस में जब 2006-7 में यू वेंट सेपरेट वेज तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे उस वक्त लगा कि मुझे वो सही है, वो मैंने जो किया वो ठीक है, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा एक पैशन भी है कि बिकॉज फिल्में बहुत पसंद करता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, कहानियां भी है, और डायरेक्ट भी मुझे करनी है। जन्म एक ही है आपके पास, उसी में सब कर उसी में करना है। तो बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं आज फिर से इंडिया नाउ एंड हाउ का एक खास एपिसोड। आज हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे किंग हैं जिन्होंने ऐसी ब्लॉकबस्टर्स दी, उनकी एल्बम के यूट्यूब पे करीब करीब 150 करोड़, जी हाँ 150 करोड़ से ज्यादा व्यूज है केवल एक एल्बम। उनके एल्बम्स, उनके गाने इतने पॉपुलर हैं कि आज भी लोग दुनिया भर में उनके गाने सुनते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फेम निखिल विनय ड्यूओ के श्री विनय राम तिवारी सर के साथ। विनय सर, थैंक यू सो मच आज हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंकित जी, और आपके थ्रू मैं सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार है, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके बारे में भी जाना, और आपके चैनल के बारे में भी। तो और जो आप इससे पहले बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके पास सारा पूरा चिट्ठा है हमारा काम किया हुआ। अमेजिंग जी। आपका काम इतना है सर, चिट्ठा, और चिट्ठे के आपने बोला तो चिट्ठा अच्छे से शुरू करते हैं कि आप एक तरह से म्यूजिकल एक बैकग्राउंड से रहे हैं, म्यूजिक से आपका नाता है, आपको इंटरेस्ट शुरू से था। तो फिर आपकी जो फर्स्ट स्टेप थे, लेजेंडरी चंद्र बारोट सर, जिनको हमने अभी कुछ ही दिन पहले खोया अनफॉर्चुनेटली, उनकी मूवी के साथ आपने डेब्यू किया, तो वो सफर आप बताएंगे, अब यात्रा वो कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मैं आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बहुत, कि मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मैं सिंगर बनने आया था,
और डेफिनेटली म्यूजिकल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी पंडित राम सेवक तिवारी जी, जो अब नहीं है, लेकिन उनसे जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाया, और वो ख्याल गाते थे। मेरे दादाजी पंडित सेराम तिवारी जी ध्रुपद गाते थे, और हमारे नाना जी थे मम्मी के साइड के, तो पंडित रामचंद्र मलिक जी ध्रुपद गाते थे। वो भी सभी को पद्मश्री था मिला हुआ था। तो अ, अ, मैं गाना गाना चाहता था शुरुआत में, और मुझे और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं सीखूं, लेकिन वो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं डीएनए में और कहीं ना कहीं अंदर होगा शायद। और एक शायद ये एक नियत था, इस तरह से ये मेरा जो एक सफर था। तो मैं थोड़ा सा आपको किस्सा बताता हूँ कि मैं जो मेरे पार्टनर जो रहे निखिल, उनसे कैसी मेरी मुलाकात हुई। मैं एक परफॉर्मेंस दे रहा था एक कहीं पे, और वहां पे मैं खुद अपनी कंपोजिशन गा रहा था, मेरे लिखे हुए गाने थे। सो मैं गा रहा था वहीं पे, मेरा पहला शो था सिंगिंग का, गाने का, और मैं अपने गाने खुद गा रहा था कंपोज करके। तो निखिल साहब वहां पे थे, और मुझे मिले और मुझे बोले कि यार तुम बहुत अच्छी कंपोजिशन करते हो। सो मैंने कहा कंपोजिशन तो मैं करता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे गाना गाना है सबके साथ। तो ही सेड ठीक है, तो गाना गा लेना। तो हम लोग एक टीम क्यों नहीं बनाते हैं। एंड आई टोल्ड माय फादर कि मेरे ऐसे ऐसे निखिल हैं, और हमारे, तो पापा एक्चुअली निखिल की जो सिस्टर हैं, उनको मेरे पिताजी उनको म्यूजिक सिखाया करते थे। सो वो एक तरह से जान पहचान थी उनसे। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा, संगीत का सफर है, वो चाहे सिंगिंग की तरफ हो चाहे कंपोजिशन की तरफ हो, सो आप करो उसको। कंपोजिशन मैंने सोचा नहीं था, मैं आपको बड़ा एक स्पष्ट बताता हूँ। तो जब, हालांकि वो गाने जो मैं गा रहा था स्टेज पे, वो सारे मेरे कंपोज किए हुए गाने थे, जो मैंने रियलाइज नहीं किया। और मैं सोच रहा था मुझे गाना गाना, तो ये गाने की मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे। बहरहाल हमारा सफर शुरू हुआ, और निखिल ने कहा कि हमारे पास एक मराठी सीरियल है, जॉकी करके एक सीरियल था, और मेरे ख्याल से उसके प्रोड्यूसर थे सुशील गजवानी एंड शशि गजवानी। उन्होंने उसका, वो थे उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो फिर उन्होंने ये प्यार भरा दिल से पहले की बात है। सो जी, सो लेट 80s की बात होगी। एट, हाँ लेट एटीज की करीब, नहीं 90s की बात कर रहा हूँ मैं। अर्ली 90 90s। 90 अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। ओके। सो या, सो फिर उन्होंने ही एक फिल्म लॉन्च की। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उन्होंने फिल्म लॉन्च की, और उसकी, और उन्होंने कहा इसका म्यूजिक भी आप करिए। तो वो फिल्म का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, और प्यार हो गया, या प्यार हो गया, ऐसा कुछ था। सो उस फिल्म के गाने में जो था, हमने अमित कुमार जी से और अनुराधा पौडवाल जी से गवाया था गाना। तो एक उसका जो गाना था, तो वो गाने अनुराधा जी आई थी, अमित कुमार जी आए थे। तो अनुराधा जी ने वो गाना गाया। गाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप कल क्या कर रहे हो। हमने कहा हम स्टूडियो में ही हैं। हम उस वक्त हरिहरन जी का स्टूडियो है, बीट्स, उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सो उन्होंने कहा कि आप जुहू आ जाइए कल। तो उन्होंने एड्रेस दिया हमको, वहां पहुंच जाना। जब वहां पहुंचे तो पता लगा वो टी सीरीज का ऑफिस है। सो हम चले गए अंदर, और वहां जाके गए तो रिसेप्शन पे जो लेडी थी, उन्होंने हमको पूछा भाई किससे। हमने कहा कि अनुराधा जी से मिलने आए। तो अनुराधा जी निकली इतनी देर में, और उन्होंने कहा अंदर आइए। अंदर गए तो वहां देखा गुलशन कुमार जी बैठे हैं, और एक दो लोग और बैठे हुए थे वहां पे। और गुलशन जी ने हमसे पूछा, अनुराधा जी ने कहा कि हम इनके बारे में बात कर रहे थे, और ये हैं निखिल और विनय। सो अनुराधा, गुलशन जी ने कहा कि आप हमारे लिए काम करोगे। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे। सो बोले कितने गाने हैं आपके पास। हमने कहा 13-14 गाने हैं हमारे पास। बोले ठीक है, आप रिकॉर्डिंग शुरू करिए, कितने पैसे लोगे, जो भी था उनको। हमने जो भी, तो हम तो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज सफर शुरू ही किया था हमने, और ये विद इन मंथ्स हो गया सब कुछ चल रहा था। और तो मिले, उन्होंने हमें साइन किया, और बोले आप रिकॉर्डिंग शुरू करो। सो इट वाज अ जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद ही इमीडिएटली हमको फिर चंद्रा बारव जी से, उनसे मुलाकात हुई। उसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर अनीस करके, और उनके साथ हमारी सेटिंग शुरू हुई। उमेश जी थे उसके प्रोड्यूसर, वो भी थे। उनसे मुलाकात हुई, फिर वो एक सफर दूसरा शुरू हुआ, प्यार भरा दिल, जो था चंद्रा बारव जी की, और उसके फिर गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। वो टी सीरीज के साथ ही हमारा रिलीज हुआ था। सो दिस वाज, मैंने ब्रीफ में आपको जर्नी बता दी कि हाउ आई स्टार्टेड, एंड हाउ आई मेट निखिल, एंड
हाउ थिंग्स स्टार्टेड। तो फिर आगे से फिर सफर शुरू हो गया, फिर तो सारे ये सब काम फिर आने शुरू हो गए, और फिल्में फिर आ रही थी, और प्राइवेट एल्बम भी हमने बहुत सारे किए, कैटलॉग्स बहुत सारे किए, भजन बहुत सारे किए। सो टी सीरीज का जितना मोस्टली काम होता था हम सब कर रहे थे। तो मतलब आप एक, और चंदा बरोट जी का अगर फिर भी किसी ने नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं कि उन्होंने भले ही लाइफ में शायद 4 या 5 फिल्में बनाई है, जी लेकिन उनको कहा जाता है कि अगर अमिताभ बच्चन जी के पूरे रस को किसी ने अगर दिखाया है तो वो जी डॉन फिल्म में उन्होंने डायरेक्ट करके दिखाया। तो चंदा बरोट जी का बहुत बड़ा नाम है। जी जी जी। अमिताभ बच्चन की जो सुपरस्टार बनने का जो शायद शुरुआत थी वो उनकी मूवी से हुई थी। तो और अभी कुछ ही दिन पहले जैसा मैंने बताया हमने उनको खोया है। तो बहुत ही, आप मैं कहूँगा बहुत वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर म्यूजिक डायरेक्टर्स में जिन्होंने उनके साथ काम किया था। और आई एम श्योर वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा। पर 91 से उसके बाद जर्नी आपकी स्टार्ट है। आपने, जैसा आपने बताया, अपने एल्बम्स में काम किया टी सीरीज के साथ, एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम भी आती रही, अच्छा काम चलता रहा। जी हाँ। फिर 95 का वो टाइम आया जब बेवफा सनम बना रहे थे गुलशन कुमार जी। बेवफा सनम की बात कैसे शुरू हुई? गुलशन जी ने कैसे आपको बताया, क्या ब्रीफिंग दी, और फिर आपने काम उस पर कैसे शुरू किया? प्लीज बताएं। देखिए, एक्चुअली टी सीरीज में उस वक्त क्या था कि जो भी वहाँ की परंपरा है उस वक्त ज्यादा थी, रही ऐसी कि जब आप उस परिवार का सदस्य बन जाते थे तो आप मोस्टली सारा काम फिर वो जो भी है वो परिवार के लोग ही काम करते थे, और भी लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। सो ओके। कुछ 3-4 लोग थे और भी काम कर रहे थे, कुछ उनके हिस्से में आता था, कुछ किसी और के हिस्से में, कुछ हमारे हिस्से में। तो हमको जो बोला जाता था हम वो करते थे, और बड़ा एक सम्मान था गुलशन जी के लिए। तो बेसिकली हमें लाने वाले वही हैं इंडस्ट्री में, और अनुराधा जी। सो उनका बहुत बड़ा बिल्कुल। तो हम हमारे लिए तो एक उपहार, एक गिफ्ट होता था कि भाई ये तुम कर रहे हो, तो हम बड़े खुश हो जाते थे। ठीक है। तो इसमें सोनू जी का, गुलशन जी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये उन्होंने रिसर्च किया था, ये उनका एक बहुत बड़ा इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। फिर हम वी केम एट लेटर स्टेज, और उसके जी। बाद फिर हमें बताया गया कि भाई ये इस तरह से आपने काम इसको शुरू करना है, और इसमें और किशन जी की फिल्म है। तो वो एक फैमिली की तरह ही, हमारा एक परिवार की तरह ही था सब कुछ। तो हम तो बेसिकली स्टूडियो में ही रहते थे, वहीं पे ही हमारा जीवन बीतता था। सुबह आ जाते थे और रात तक स्टूडियो में ही रहते थे, वो टाइम अलग था। हम वहीं पे रिकॉर्डिंग में सोफे हुआ करते थे, वहीं सोते थे, या सिंगर रूम के अंदर सो जाते थे, वहीं से उठते थे, म्यूजिशियन आते थे तो उठ जाते थे, और फिर चाय पीते थे और फिर शुरू हो जाते थे। तो इस तरह से काम करते थे वहां पे। और इसी तरह से अब मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने सारा काम ऐसे ही किया। जो अब चीजें चेंज हो गई हैं, हम अब जो जिस तरह से हो रही है हम वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो उस वक्त डूब के आप काम करते थे आपको, बिकॉज हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं हुआ करता था। हमको ये लगता था जितना बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट करके अपना दे दो। क्योंकि हम ये नहीं सोचते थे कि हमारा कि किस चैनल पे आना है, क्या चैनल वगैरह हुआ ही नहीं करते थे उस टाइम पे कुछ, या बिल्कुल। यूट्यूब नहीं हुआ करते थे, या कुछ नहीं ऐसा था। सो हमारे पास एक ब्लाइंड एक टारगेट हुआ करता था, और जो बेंचमार्क हुआ करते थे वो होते थे जो हमारे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स या जो भी है। तो हम सोचते थे इनसे अच्छा करें, इनसे अच्छा करें, वही सब दिमाग में रहता था। और सभी अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम पे, बिल्कुल। हर हर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। तो शायद उनके लिए भी बेंचमार्क वही हुआ करता था कि हम क्या कर रहे हैं या दूसरे और क्या कर रहे हैं। सो ये एक हमारा वो जो था वो चलता रहा इस तरह से। और एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरह से सारा। बट बेवफा सनम जब उसका पहला प्रोमो आया, मुझे आज भी याद है, तो सीधा आपके गाने से ही आया। मतलब वो उसी सीन से आया जहाँ गोली मारी जाती है कृष्ण कुमार जब वो फायर करते हैं, जी जी और अच्छा सिला दिया चलता है। और अच्छा सिला दिया, तो आज भी लोग कहते हैं कि सोनू निगम जी को जो हिट चाहिए था शुरू में करियर में, वो जी आपने दिया। और जी। उस वो फिल्म को, उस म्यूजिक पीस से इतनी उसको उसको लिफ्ट मिली कि वो पिक्चर जाके बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी हुई। और फिर अच्छा सिला से ऊपर जाके आपका दिल तोड़ के जो गाना था वो उससे भी ऊपर इतना चला गया कि आज अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे जो 2-3 वर्जन्स लेबल ने ही जो निकाले हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड किए डायरेक्ट, अगर मेरे नंबर सही है तो वही दोनों तीनों के अकेले करीब 70 से 80 करोड़ व्यूज हैं। और अगर मैं ऑफिशियल रीमिक्स को मिलाता हूँ तो अकेले उस गाने के करीब 130 करोड़ व्यूज हैं।
मतलब आप आज भी अगर आप सुनते हैं और अनफेड आज आप समझते हो, आई एम श्योर आपको और अच्छा लगता होगा कि उस टाइम के गाने आज शायद और भी अच्छे चल रहे हैं। जी अंकित, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि आज भी आप जब देखते होंगे वो पैशन में, वो अभी भी वैसे ही पैशन है, उसमें एक सूत भी कम नहीं हुआ है वो। तो और मुझे हमें ये लगता था कि भाई ये जो पैशन है ना, यही हर चीज की चाबी है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे प्रोड्यूसर का आना, चाहे गाना रिकॉर्ड होना, चाहे गाने का बहुत अच्छा होना। तो जो आज बोलते हैं कि लोग वाइब बड़ी अच्छी आ रही है, वाइब है, वो वाइब इज अ पैशन, इट्स अ वाइब, ट्रू। एक हिस्सा है उस पैशन का। सो हम लोग उस वक्त सिर्फ काम करते थे। और जैसे कि अब हम मुड़ के देखते हैं, मुझे एक्चुअली कुछ साल पहले मुझे किसी ने बताया है कि यार तुम्हारा फला गाना जो है वो 50 मिलियन है, 60 मिलियन है, 70 मिलियन। मैंने कहा इससे क्या होता है, मतलब कुछ फर्क पड़ता है क्या? कहता अरे तेरे को पता नहीं है, ये तो इससे व्यूज आ रहे हैं तो तुम्हारे, सॉरी, हाँ, वो जो वाइब है, जो लोग कहते हैं वाइब, वो वाइब एक सिंथेटिक चीज नहीं है। वो वाइब यहां से निकलती है, वो इधर दिल से आती है। और आप उसको, बिकॉज अब मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि पहले तो सिर्फ काम कर रहे थे, ठीक है, और अब क्योंकि बॉडी ऑफ वर्क इकट्ठा हो गया, सो अब इकट्ठा हो गया तो मुड़ के देखते हैं, जैसा आपने भी कहा, अब मुड़ के उसको देखते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उसमें लिखते हैं उसके अंदर की म्यूजिक कहाँ है, वापस क्यों नहीं आता, और इस तरह का बिल्कुल म्यूजिक अब नहीं सुन पाते हैं। नहीं। मैं सोचता हूँ कि फिर मैं ऐसा भी करता हूँ कि अच्छा ये वाकई में अच्छा ऐसा म्यूजिक था, ओके। तो हम खुद भी मैं ये खुद रियलाइज भी करता हूँ। मैं मतलब वो आप सोचते हो कि अच्छा ये इतना अच्छा है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं इसको। तो उसमें एक ही चीज नजर आती है कि बड़ी ऑनेस्टी से काम किया, जो अपने पास था बेस्ट से बेस्ट वो दिया, ठीक है। सो वो बिल्कुल बॉडी, तो अब वो जो है वो, जैसे ये चैनल्स आ गए या फिर जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो गया व्यूज के अंदर, कि वो व्यूज। तो मैं ही सोचता हूँ इसके पीछे जो राज है वो यही है कि हमने जिस तरह से काम किया, ठीक है, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा और माँ बाप का आशीर्वाद रहा। तो ये लेकिन वो सिलसिला शुरू हो गया, बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद आपने बड़े लैंडमार्क एल्बम्स में, फिल्म्स में काम किया। अगर उफ उफ क्या मोहब्बत उफ़ ये आपने मोहब्बत, करी थी आपने, और या जिसमें आई थिंक अभिषेक कपूर का डेब्यू था, जो बाद में जाके काय पोचे या केदारनाथ के डायरेक्टर बने। जी 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 जी, गाने बेस्ट, अच्छे चले। या बीच में शाहरुख खान की बड़ी मेजर फिल्म आपने करी, इंग्लिश बाबू देसी में, देसी, जिसमें जो नवीन निश्चल जी के भाई प्रवीण निश्चल जी ने डायरेक्ट करी थी। और जी जी गाने बहुत चले थे, बड़ी बड़ी चर्चा हुई थी उन गानों की। कैसा जी। एक्सपीरियंस था, क्योंकि लोगों ने बड़ा सराहा था उसको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस वक्त। और इनफैक्ट शाहरुख भी के साथ उस वक्त शाहरुख उतने बिजी नहीं हुआ करते थे, बहुत बिजी थे, लेकिन टाइम फिर भी काफी होता था। और मतलब उनसे हम लोग साथ में ही शूटिंग पे बैठते थे, और सोनाली जी भी, और सोनाली बेंद्रे जी भी, और शाहरुख। तो एक बड़ा अच्छा एक उस तरह से एक हम लोगों का एक वर्किंग उस तरह की एक बड़ी चीज हो गई थी। कहीं भी शूट होते थे, विनय आजा वहां बैठेंगे। वाह, मुझे याद है दिल तो पागल है की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पे, तो वहां मुझे बुला लेते, तो दिन भर बैठा क्या रहता बात। था, बोलता था ये गाना बनाया, देखो ये किया हमने। सो वो एक बड़ी अच्छी एक उस तरह की जो एक हम लोगों का एक जो रिश्ता उनके साथ बन गया। तो Okay. हाँ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अंकित, कि एक प्रोड्यूसर या जो इन्वेस्टर है जो पैसे लगा रहा है, उसका उस क्राफ्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मेरे पास धुनें हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं मुझे पता है कि विद माय एक्सपीरियंस कि ये दिस विल वर्क, ओके, और पता लग जाता है आपको कि ये काम करेगी। तो Okay. और वो वहां पे ऐसा हुआ, मैं आपको जैसे बताऊं कि अ, अ, मैं उनका कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी को हमने सुनाया था तुम्हारे सिवा, या फिर Okay. जान का तेरा मिलना, जो गाना था हमारा Oh, सूरज okay. का मिलना, पल पल का। अब ये मैंने किसी को सुनाया पहले, हम्म। तो वो भी म्यूजिक कंपनी थे, उनको सुनाया, उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं था उसके ऊपर। तो अब तुम्हारे सिवा जैसा गाना भी।
जो उसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ बाद में। रिएक्शन नहीं था। तो मैं यही बताता हूँ कि अब ये फर्क क्या होता है। फर्क ये है कि ये जितने भी गाने रिकॉर्ड किए गए, जितने भी साथ ये टी के साथ फायदा ये होता था कि हमें 99.9% नहीं 100% आजादी हुआ करती थी। सिर्फ नाम के लिए भूषण जी बैठते थे, हम लोग डिनर करते थे रात को उनके घर पे, वो ऑफिस से छूटते थे, हम लोग स्टूडियो से निकलते थे, रात को 9:30 बजे करीब हम घर पे बैठते थे और सुबह 2:30-3 बजे तक बैठते थे और 15 गाने जो रिकॉर्ड होने वाले हैं, किसी का कोई स्टॉक है, किसी का कुछ है, किसी को भी रिक्वायरमेंट है, तो हम सुनाते थे उनको। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज गाने हैं, ये बहुत बड़ा एक रीजन है उसका कि मैं उनको सिर्फ एक लाइन सुनाता था, सिर्फ एक लाइन, पूरा पूरा गाना नहीं। ओके, और वो कहते हाँ ठीक है रिकॉर्ड करो, कब करना है इसको, मैंने कहा सर कल से करेंगे, कल नहीं है परसों से कर लो, चलो ठीक है। मतलब ऐसे इस तरह से होता है। बस मतलब इतना ट्रस्ट था उनको पता था, उनको ट्रस्ट भी था प्लस आजादी भी थी आपको, दोनों चीजें एक साथ चल रही थी। तो उनको एक कान का बहुत कमाल का सेंस है। हम्म, मैं बात करना चाहता हूँ कि जो म्यूजिक की समझ है वो होनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर ये ईगो नहीं आती है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ या एक काम करते हैं, ये तो है ही ठीक है, 6 और सुनाओ ना। सो वो चीज नहीं थी, इसीलिए इस तरह का काम हो पाया। और फिर हमको आजादी थी कि हम उसमें ऑर्केस्ट्रा यूज करते थे। आप हमारे जितने भी गाने देखे हैं वो सारे, आज जो काफी लोग बिल्कुल। उस पर हर गाना हमारा सिम्फनी होता था, आई हमारा थिंक हर मुझे गाना। लगता था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मल्टीपल वायलेंस होते, मतलब इट सीम, अगर सुनने में क्या कि वायलेंस सेट भी मल्टीपल होते थे, मतलब इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट मोर देन 15-20 म्यूजिशियंस इजीली, जो समझ आता नहीं था नहीं, सबको। 15-20 तो आप बहुत कम बता रहे हैं। हम 40 से 60 वायलिन, अगर फिल्म के ओह गाने माय गॉड। होते तो हम 60 वायलिन यूज करते थे। 8-8 10-10 वियोलाज होते थे, चेलोज होते थे, 4 चेलोज होते थे या 2 चेलोज होते थे, और ढोलकें होती थी हमारे पास 6-6 ढोलक, अगर बड़ा गाना है। क्या बात, हम तुम बिन क्या पे बात। अभी आएंगे, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि तो वो रूटीन था, उसमें कोई हमको रोकता नहीं था, कुछ नहीं। और हम एक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे, वो जिस स्टूडियो का नाम था गोल्डन चैरियट। और हम रिकॉर्ड करते थे, हाँ, टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि हम रिकॉर्ड करते वन ऑफ द फाइनेस्ट मशीन के ऊपर। जो बोर्ड था वो हाँ बोर्ड जी। था स्टूडर का, और वो करीब यहां से लेके आप समझ ले लंबा, और उस वो ऑटोमेशन नहीं था, तो वो अपने आप फेडर फ्लाइंग नहीं थे उसके, तो यू हैव टू कंट्रोल द फेडर्स मैनुअली। करते थे। और हम उसको वहां लगा के रखते थे, वॉयलिन आएगा तो वहां देंगे, मिक्सिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको। सो बट उसके बाद और रिकॉर्ड करते थे स्टूडर पे 2 इंच के ऊपर। तो आप सोचिए, मतलब मॉनिटर्स होते थे हमारे जो स्टूडर के ये लेके, और कम से कम 4-4 फीट के, 6-6 7-7 फीट के मॉनिटर्स हुआ करते थे, बड़े ह्यूज मैसिव। माय सो गॉड। जब गाना होता था और अकूस्टिक्स से हाई सीलिंग, जब गोल्डन टीचर का स्टूडियो जो हुआ करता था जहां हम रिकॉर्ड करते थे, सो जो मेन स्टूडियो था, तो इट वाज लाइक कि लंच करने के बाद मैं वहां पे वॉक करता था अंदर। आप सोचें इतना ज्यादा, इतना बड़ा था। इसमें हर चीज का योगदान है, हर चीज का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स एंड देन दैट ट्रस्ट एंड देन वो समझ प्रोड्यूसर्स कंपनी की, यहाँ भूषण जी की, कि वो समझना उसको कि ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आई एम कि श्योर। एक एक लाइन सुनते थे सिर्फ, छोटी छोटी रातें हो, तेरा मिलना हो, या फिर कोई भी गाना है, एंड एक लाइन किया और हाँ ठीक है आगे नेक्स्ट क्या है, आगे हाँ नेक्स्ट क्या है, फिर दूसरी बातें करते थे, उसमें टाइम जाता था। हम लोग डिस्कशन करते थे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, दूसरी बातें, उसमें टाइम जाता था। सो तो बट आप ये मानेंगे विनय सर कि म्यूजिक, अगर जैसे भूषण जी की तारीफ कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि ये चीज नेचुरल होती है, इसको सीखना बड़ा मुश्किल है, यू हैव टू हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक नेचुरली, ये गिफ्ट है ना? ये आप सीख नहीं सकते है, ना, ये आप सीख नहीं सकते। ये एक सच्चाई है। इसमें अब मैं वही बात पे आ रहा हूं कि ये एक सच्चाई है, और अब ये सच्चाई कोई मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, ठीक है। कि आप म्यूजिक से आप ये नहीं बता सकते, या जरा सा भी आप हल्का सा अहंकार में बैठे, या फिर आप उस तरह से बैठे कि मेरे पास 400 करोड़ हैं, आज मैं एक म्यूजिक कंपनी खोलूंगा और मैं, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, उस पैसे से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है।
बात आएगी कंटेंट के ऊपर हम्म, कि जब आपने चैनल पे क्या चलाना है, आपने गाने चलाने, ख्वाब आपका है कि कोई फरियाद जैसे गाने हो या इस तरह का उस तरह का, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड कैसे हुए। मेरे पास तो धुनें हैं, लेकिन जब आपको सुनाऊंगा मैं आपको, तो यू हैव टू बी इन द सेम स्पेस वेयर दोज पीपल, दैट टीम या वो कंपनी जो उस वक्त डिसीजन लेते थे जिस तरह से। अच्छा, ये मेरे पास ही नहीं काम होता था, जिस जो भी लोग दूसरे और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी काम कर रहे थे, जतिन ललित हैं या फिर और भी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद नलिन है, तो उनके भी प्रोड्यूसर्स जो हुआ करते थे वो भी समझते थे थोड़ा, ठीक है, कि आपने आपने एक बंदिश सुनाई तो और एक्साइटेड हो, आपने सुनाई यार ये बना है मेरे से, वो उतना ही एक्साइटेड होते थे यार ये तो कमाल हो गया भाई क्या, ठीक है। तो आज जो है अब ये फर्क थोड़ा आ गया है, बिकॉज देखिए एक चीज बड़ी सिंपल है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है सरस्वती माँ का, बिल्कुल। ठीक है, लक्ष्मी माँ सेकेंडरी है, ठीक है। तो इशू ये हो गया कि लक्ष्मी जी पहले रख दिए गए, सरस्वती जी बाद में आ गई हैं, ठीक है। तो जो मुझे दिखता है वो ऐसा है, तो इसीलिए जैसे हम कई बार कहते हैं अरे वो वाले गाने नहीं आ रहे, अच्छा ऐसा क्यों है कि वो पुराने गाने जो हमने 30 साल पहले किए वो आज बज रहे हैं। अगर इस तरह के गाने बज रहे होते तो वो गाने नहीं बजते हमारे 30 साल पुराने गाने, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। तो शायद कहीं ना कहीं वॉइड है वो, और वो शायद कहीं ना कहीं कमी होगी, शायद इसलिए सुन रहे हैं लोग। तो अब यही है कि अब आप सुनाओ, ठीक है, गाने आप सुनाते हैं या कुछ भी कहीं पे, तो वो इस तरह से कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरे को ना वो लगता है कि ये जोन मेरा नहीं है अभी, मैं ऐसा, तो ये हम जोन वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तो कोई जोन नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं बड़ा अच्छा एग्जांपल, शैल वी टॉक अबाउट प्लीज। तुम, जो कोई फरियाद है इसकी पीछे मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। श्योर सर, प्लीज। सो कोई फरियाद जो है वो एक कंपोज किया था, उसको मैंने एक सीरियल के लिए, ठीक, तो आपको मैं पहली बार ये मैं आपको उजागर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये द फर्स्ट पर्सन कि वो था, वो गाना था, मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, तू बता तुझ में कैसी दिलकशी है, हंस के बोली वो तारा रा रा रा, और ये लिखा हुआ जी का, और सीरियल का गाना, और वो किसका सीरियल था, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आज की तारीख में, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, उनकी वो सीरियल टीवी सीरियल करते थे उस टाइम पे, तो उनको मैंने सुनाया था। तो उन्होंने, हालांकि बहुत सुरीले हैं वो, उन्होंने कहा विनय जी कुछ और सुनाओगे, मैंने हाँ बना दूं, ये मेरे पास रह गया, ठीक है। अब उन्हीं दिनों तुम बिन की बात चल रही थी। जब आप गाने की बात करें तो सिंगर आपके दिमाग में थे उस समय? नहीं जगजीत कुछ सिंह? नहीं, नहीं कुछ में नहीं। लता जी थी दिमाग में। अच्छा। हाँ, ओके। धुन धुन के हिसाब से नहीं, हम ये सोच रहे थे कि लता जी से कोई गाना करेंगे, तुम बिन, ऐसा सोचते थे। इमेजिन कि ये गाना लता जी गाने वाली थी। हाँ, इमेजिन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो ये उसके बाद उसी टाइम पे फिर मैं, हम लोग रोज ही बैठते थे, टाइम हुआ करता था कि भूषण जी, नन्नू भाई, हम नन्नू भाई बोलते हैं उनको, उनका घर का नाम नन्नू है, तो नन्नू जी ये गाना है सुनो, ठीक है, ट्यून है, आपको कैसा लगता है आप सुनिए। अब वही चीज वहां पे आती है, ठीक है, तो सुनाया, मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, डन, एक और अनुभव सिन्हा, he said जल्दी आ जाओ, हो गया, गाना मिल गया हमको, जल्दी आओ। अनुभव आए भाग के, किधर है सर बताओ, सुनाओ, सुना दिया, दारीरा, ओके सर सर हो गया रिकॉर्ड करो। तो गाएंगे कौन, मैंने कहा अब लगता है कि सभी का ये राय थी कि अब चलो जगजीत जी से करते हैं, तो फिर जगजीत जी पिक्चर के अंदर आए। तो इमेजिन, मतलब ऐसा तो होता है कई बार, आई एम श्योर आपके आपके सामने भी आपके प्रोफेशन में होगा कि एक मेल सिंगर से सोचा है तो दूसरे से गवा रहे हैं, बट पहली बार मैंने सुना है कि फीमेल सिंगर से गवाना था वो मेल से गवाया है। ये बहुत बड़ा ट्रिविया आपने बताया, थैंक यू सो मच। was like elder brother, he was like a father figure to me,
और बहुत जल्दी चले गए उनके साथ। बहुत। बहुत सारा काम करना था, और जब भी वो मोस्टली अपनी ही कंपोजिशन गाते थे। हम्म। और जब हमने मुझे एक दो बार कहीं भी जहाँ भी मिलते थे, तो एक दो बार कहीं शादी थी, वहां मुलाकात थी सब रिकॉर्डिंग के बाद। जैसे, विनय, कंपोज कर लिए गाने, करनी है कैटलॉग। लोग चौंकते थे, कहते थे कि ये कैटलॉग की बात करें तेरे साथ। मैंने कहा हाँ, बस उनका आशीर्वाद है यार, बस। तो आज जो भी, ये जो भी चीज हुई है इसका, देखिए, मैं तो सिंपल कहूंगा कि मैंने सिर्फ ट्यून धुन करी, ठीक है। हम्म। इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं इसके अंदर। वो लोग जिन्होंने इसको पसंद किया, इसका, उसके बाद म्यूजिक कंपनी जिन्होंने इनको प्रमोट किया, ठीक है। बिल्कुल। मेरी म्यूजिक की टीम, जिसके अंदर सुरेश लालवानी जी और राजू लालवानी जिन्होंने इसको अरेंज किया, ठीक है ना, और जगदीश लालवानी, ये पूरी टीम हमारी और सब कोई। तो और उसमें जो म्यूजिशियंस थे सारे जो आते थे उस वक्त, मैं बताता हूँ आपको, एक और चीज शेयर करता हूँ। जो प्लीज। म्यूजिशियन, तो उनको ये वो भी एक्साइटेड होते थे, बिकॉज वो म्यूजिशियन सारे, आप वायलिन बजा रहे हो, चेलो बजा रहे हो, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, आपको 15-15 साल लगते हैं सीखने में। हम्म। तो इसको आप मास्टर कर लेते हो तभी आप वहां बजा पाते हो। यू हैव टू बी। बिल्कुल। तो वो टीम आती थी वहां, उनको ये पता होता था कि आज कोई कंपोजिशन डिफरेंट होगी, तो वो बड़े खुश होके आते थे हमारी रिकॉर्डिंग पे। तो वो जो आते थे खुश होके, इतनी दुआएं उनके पास होती थी, इतनी ब्लेसिंग्स होती थी। तो जो हम ट्रैक वो कर लेते थे ना, तो बड़े स्पीकर पे अंदर वहां पे उस गाने को हम रिप्ले करते थे जिन्होंने बजाया, हाँ। और सब वॉल्यूम रख के सारे क्लैप करते थे कि क्या गाना हुआ है। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, और तुम्बिन पे हम टिके रहेंगे बिकॉज तुम्बिन का म्यूजिक इम्पोर्टेंट था, बिकॉज फिल्म कोई बहुत ज्यादा हाई बजट नहीं थी, न्यू कमर्स थे। मैं शायद एक नाम मिस कर रहा हूँ, प्रियांशु चैटर्जी, ऑफ कोर्स प्रियांशु जी थे। इतनी सिंपल, इतनी न्यू कास्ट, तो सारा जो मोमेंटम है वो गानों को ही बनाना था। गाने एक एक करके, तुम्हारे सिवा और छोटी छोटी रातों ने शायद प्रमोशन शुरू हुई थी। बट आपके मुझसे सुनना चाहते हैं कि इंडस्ट्री से भी और इंडस्ट्री के बाहर से आपको कैसा रिस्पांस मिला इतनी इतनी बड़ी सक्सेस के बाद। मैं आपको बताऊं, तुम्बिन वाज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट इन आवर लाइव्स। और बड़ी ही एक मिस्ट्री है ये, कि जितनी वो बड़ी तब थी, उससे बहुत बड़ी आज है यस। उसका म्यूजिक। तो बिल्कुल। जो मैं एहसास अब करता हूँ, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ वो तुम्बिन के बारे में बात करते हैं, वो पूछते हैं कैसे बनी थी और किस तरह से क्या था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी ग्रो होती जा रही है, जितनी पुरानी होती जा रही है, उतना ये, और ये कमाल है कि वो वाली जनरेशन नहीं है, ये आज की जो जनरेशन है, हम्म। वो भी उसको पसंद करते हैं। बच्चे भी पसंद करते हैं, तुम बिन कैसे जिया जाएगा, और वो तुम बिन क्या है जीना, और उसके बाद कोई फरियाद ऑफ कोर्स है ही, ठीक है। तो ये मतलब हम खुद भी सोचते हैं कि ये इस तरह का काम, मतलब जो तब किया था, 24 साल हो गए उसको किए हुए, तो आज भी वो फ्रेश लगती है, खुद भी सुन के फ्रेश लगती है। और मैं एक और बात बताऊं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कभी भी, ये टी सीरीज में तो आपको मैं बताऊं, मैंने एक सिचुएशन की दूसरी ट्यून कभी नहीं बनाई। आज नाइस। नहीं बनाई। मुझे बोला ही नहीं गया कि यार ये तो चलेगी, लेकिन एक काम करोगे, इसको थोड़ा, इसको दूसरी कर लो, या और इसकी थोड़ा लाइन चेंज करो। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला और कहा ही नहीं, बिकॉज उसकी गुंजाइश होती नहीं है। जब आप एक चीज बनाते हो, तो आप बनाते हैं, तो आपने उसका मुखड़ा किया और उसके बाद क्रॉस बनाया उसका, और बनाने उसको पेश करते हो, तो पहले मैं 100 बार अपने मन में गाता हूँ उस धुन को, कि मैं गा पा रहा हूँ कि नहीं गा पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकली, आप लड़ाई लड़ते हो और आप भगवान के दरबार में बैठते हो उनके पास, लिटरली व्हेन यू हम्म। कंपोज दैट टाइम। उस वक्त ना आपका, ना आपकी बेटी है, ना आपकी माँ है, ना आपके पिताजी, कोई नहीं होते, और ना पैसा रुपया, कुछ नहीं होता, सिर्फ आप उनके चरणों में बैठे होते हो, और आप कुछ उनसे मांग रहे होते हो, मुझे एक धुन दे दो यार, मेरे को ना ऐसा लग रहा है भोलेनाथ बाबा, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। सो वो, जब वो देते हैं आपको, उसके बाद मैं उसको अपने मन में गाता हूँ,
कि मैं गा पा रहा हूँ क्या। हम्म, रातें लंबी हो जाती हैं, बैठी बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो इसके अंदर सुनाने से पहले आप, जैसे आज कहते हैं कि 3 सेकंड की एंगेजमेंट होनी चाहिए, हम्म, देखेंगे उसको, तो ये अनजाने में हम तो पहले भी कर रहे थे, ये एंगेजमेंट तो है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, 3 सेकंड हो गए। जैसे मुझे याद है कि मेरा बहुत सुंदर सा सिटिंग रूम हुआ करता था, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ सिटिंग रूम अगर मैं करूं भी, तो आएगा कौन, टाइम किसके पास है, सब तो व्हाट्सएप पे होगा सब कुछ। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। मैं वो एक जो वार्मथ है, या जो उसकी जो एक जो जो कह सकते हैं चलो वाइब है, या जो भी उसकी पॉजिटिविटी है, या धुन की, या फिर जो हम साथ में चाय पीते हैं, या हम कभी पूछ क्या भेलपूरी मंगाता हूँ वो खाते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। वो बात। गाना फिर से सुना, पहला जो सुनाया था, फिर हम सुनते हैं, फिर रात को 11-11 बजे उठ के जाते थे। तो ये जो है, ये ये खत्म हुआ, तो मेलेडी थोड़ा चलेगी। हम्म, चली, दूर हो गई, ठीक है, दिस वाज द रीजन। और एक और है, जैसे कि कुणाल जी ने आपने बताया कि उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला। आज क्या हो गया कि हर एक आदमी जो है वो प्रोडक्शन लेके आता है, गाने हम्म, लेके आता है, उसमें बेचारा पैसा खर्च करता है अपने, अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं टू इम्प्रेस विद द साउंड, और उसमें 7। प्रेजेंटेशन इज गुड बट अंदर का जो सामान है इट्स स्टिल नॉट गुड एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम वही है, पैकिंग अच्छी है पर अंदर का सामान नहीं पता। देयर यू गो, थैंक यू सो मच। यही बात है, 80-90% जो है वो यही काम है, कि प्रोडक्शन आपने कर दी, उसने प्रोडक्शन किया, इसने किया, अच्छा प्रोड्यूसर को क्या हुआ, गाना तैयार है, हाँ इसके कितने पैसे हुए ले ले। तो कई बार उसको पैसे भी नहीं मिलते, प्रोडक्शन है ही, चलो इसको हम शूट कर देंगे। अब ये जो, चलो मैं लक्ष्मी जी की भी बात करता हूँ, आप जो पैसा देख रहे हो कि इसमें यार मैं जल्दी करके ना इसमें इतने में निपटा दूंगा, अपना पैसा आ जाएगा, अरे आप छोटा पिक्चर देख रहे हो भाई, बड़ी पिक्चर हम्म, देखो। बड़ा पिक्चर में जो आप इतना सोच रहे हो ना, उसका 10 गुना ज्यादा आएगा, थोड़ा दो तो उसके अंदर। और अब तो म्यूजिक बहुत लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया म्यूजिक सुन रही है, पहले हिंदुस्तानी सुनता था, पूरी दुनिया म्यूजिक सुन रही है आपका, तो बिल्कुल। वो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो वो लक्ष्मी जी भी उसी तरह से आएंगे आपके पास। उसमें चाहिए ये कि आप, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये हो सकता है कि अभी भी प्यारे भाई इज देयर, यस, ठीक है, बहुत से आनंद जी इज देयर, आनंद जी सर। ठीक है ना, बहुत सारे सिंगर, आप इनको बोर्ड भी क्यों नहीं लेते हो, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को यार म्यूजिक का उतना पता नहीं, पैसे हैं मेरे पास, ठीक है। नहीं, यू लग रही विनय सर, इनके पास मेरे ख्याल से सैकड़ों अनयूज ट्यून्स होंगी। अगर आप वही यूज कर लो, मेरे को लगता है उसी से ही बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आई एम श्योर इनके पास कई 50-100 तो से अनयूज ट्यून्स होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, मेलोडी ऑलरेडी ऑलरेडी रेडी है। आप वो भी कर ये सकते तो, हैं। ये आपने अनदर लेवल की बात की, जो बिल्कुल सही है। वो इनके पास जो होगा वो ऐसा होगा कि आपको उसको रिकॉर्ड करो, लगाओ, तो आप जो मिलियन मिलियन देखते हो वो ऐसे ऐसे वाला काम है, ठीक है। बिल्कुल। तो तो वीर ज़ारा में आर्टिस्ट, हुआ था ना, इफ यू रिमेम्बर, यश यश चोपड़ा सर ने मदन मोहन जी के बिल्कुल पुराने यूज ट्यून से देखे ब्लॉकबस्टर बना दिया म्यूजिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो संजीव कोहली जी बहुत ही ने बताया, हाँ जी, वे क्रिएट की। जी जी बिल्कुल। हाँ संजीव, तो उन्होंने बताया कि पापा की धुनें हैं वहां रखी हुई हैं, उन्होंने कहा कि लेके आओ। अब जब यश जी थे तब उन्होंने मदन जी के साथ कभी काम नहीं किया। जिनको अफसोस था, उन्होंने बोला ये था। देखिए, ये देखिए, यही मैं यहाँ पे एक और चीज कहूंगा कि उस टाइम पे सभी खतरनाक काम कर रहे थे, डेडली काम हो रहा था सब, तो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाए, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो बाद में काम हुआ। और आपने बताया कि वो जो धुनें थी वो इमॉर्टल हो गई, क्योंकि आप देखिए, वही है कि आपको जो सुनाया जा रहा है या आपको पेश किया जा रहा है, ये सेटिंग से शुरुआत होती है, और वहाँ एक प्रोड्यूसर नाम की एक एक पर्सनालिटी होती है, जो सज्जन होते हैं, जो उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। सो वो
ये ऐसा बिजनेस है ना, मैं समझता हूँ, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ ना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस है 30-35 साल के, मैं ये कहता हूँ ये बताएं कौन सा बिजनेस है, ये बिजनेस में बहुत पैसे कमा सकते हो आप, हम्म, बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। एक ही चीज करनी है, आपको अपना अहम छोड़ के साइड में रखना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अपनी अपनी चीज पूरी करे। आपने एक शेफ को हायर किया है, आप उसको मत बताइए गैस कैसे खोलनी है, आपने एग्जैक्टली। करना है, आपने कैसे क्या करना है, डोंट टेल हिम। या तो उसको लो मत, अगर आपने लिया है उसको छोड़ दो उसके ऊपर, और फिर उसको अपना काम करने दीजिए। ऑफ कोर्स सजेशंस हो सकते हैं, सब कुछ होता है, उसकी वीटो उसके पास रहने दीजिए, आप एब्सोल्युटली। तो अपने पास रखिए। हम्म, जितनी प्रोडक्शन है, चाहे मैंने जो काम किया है या जितनी भी फिल्में बड़ी हिट हुई हैं, जो भी हुई हैं, हर जगह यही है कि सबने अपना अपना काम किया। अब जैसे मैं कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा किस्सा है। इंग्लिश बाबू, प्लीज। ठीक है, सोनाली उस वक्त थी और नई थी, तो मुझे याद है वो रिहर्सल होती थी, सोनाली डांस कर रही थी, तो मैं सोनाली को मैंने बोला, शी सेड कि ठीक है, कि कैसा कैसा लग रहा है विनय, सब ठीक बढ़िया है ना? मैंने कहा बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने कहा थोड़ा ना इसके अंदर थोड़ा पैशन, थोड़ा पागलपन डाल दो यार, ठीक है। उस वक्त मैंने कह दिया था, एंड वो जब देखा, तो हम ट्रायल देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने, शी आस्क्ड मी, विनय वो लग रहा है आया है? तो ये तो बड़ी हेल्दी चीज हुई है ना? तो हम एक एक्चुअली, फिल्म की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये आई वोंट से कि टॉक्सिक चीज नहीं है, ये बड़ी सुंदर चीज है कि आप ये करो। और वो भी हमको कह सकते, तो वो भी सिटिंग में आते थे, गाने सुनते थे, दे आल्सो यूज्ड टू, दे यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग, कि गाना ये हो रहा है, हमको लूप में रखते थे उनको भी। मतलब ये विदाउट इन्फ्लुएंसिंग, विदाउट कोवर्जन, वो उसे अपनी राय देते थे, और फिर वो हेल्दी राय होती है, वो हेल्दी राय होती है। या फिर उसका एक दायरा होता था, उस दायरे में सभी रहते थे अपने अपने। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मुझे पता है आज क्या चलता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा। बट हम कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि वो जो मेलेडी है जो गुम हो गई है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी दूसरे की मेलेडी सुनूं। मैं भी तो एक लेमैन ही हूँ, ठीक एक्चुअली। है, मुझे भी तो दिल करता है कभी कि यार मैं भी सुनूं। तो बिफोर आई मूव टू योर एल्बम्स, मैं मेरे को बात करनी है आपकी तीन बड़ी पॉपुलर एल्बम्स की, पर उससे पहले मैं एक बार पूछूंगा आपसे पर्सनली कि तुम बिन में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ऐसा बड़ा मुश्किल है सब बच्चों में से अपना एक अच्छा बच्चा चुनना, फेवरेट बच्चा, पर फिर भी अगर 100 में से कोई 101 है तो कौन सा होगा आपके लिए? मैं एक गाने में गाऊंगा, वो लेकिन गा के गाने में, सुनाना पड़ेगा सर, मतलब थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, या मैं तो गा, सिंग इट एंड टेल अस। या मैं गा दूंगा। वो बड़ा अच्छा एक कंपोजिशन है कि अ, इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा, पहले बता देता हूँ गाना कौन सा है। जी, वो बैकग्राउंड में गाना बजता है और एंड में गाना आता है, प्लीज। मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा, मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, मत जा, मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। क्या बात है सर, ये बैकग्राउंड में गाना। फैंटास्टिक। और अब मैं इसको तो मैं कंपोज भी कहाँ मैंने किया था, ये मैं शाहरुख से मिलने गया हुआ था, दिल तो पागल है की शूटिंग के टाइम पे शायद। तो ओके। बहुत देर से बैठा, उसके बाद मैंने कहा मैं निकलता हूँ, कहता नहीं जा मत यार, मैं ना शॉट दे के आ रहा हूँ। तो उनके मेकअप रूम में मैं बैठा हुआ था अकेला। तो फिर मैं वो मेकअप रूम देख रहा था, मैं सोच रहा था यार यहाँ दिलीप साहब भी आए होंगे, यहाँ शाहरुख कर रहे हैं, बच्चन साहब ने मेकअप किया होगा। बड़ा अच्छा एक ऐसे ही थॉट आया, ठीक है। और मैं हम्म, था, देख रहा था, हमने कहा इस शीशे में यार कितने लोगों ने चेहरे देखे होंगे भाई, ये किशोर दा भी आए होंगे, मधुबाला जी भी होंगी, सारे होंगे, महबूब स्टूडियो है भाई। तो वहां पे ये गाना की तर्ज आई, उसमें एक वर्ड के साथ आई कि "हम्म, तेरी मर्जी के आगे क्या है, क्या है मेरी मर्जी,
तेरी मर्जी के आगे क्या है, क्या है, क्या है, तेरी मर्जी के आगे क्या है, क्या है, मेरी मर्जी। अभी तर्ज बन गई। तो और दिल फिर तो पागल है के सेट पे आपने तुम बिन का फ्यूचर का गाना बना, ये, इनक्रेडिबल। अच्छा ये मैं पहली बार बता रहा हूँ सारी चीजें। मैं सुन के, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, मैं सुन के हैरान हूँ। एक तो लता जी का गाना, फिर जो हमारे जगजीत सिंह ने गाया वो एक हैप्पी शॉक था, और ये या एक बड़ा हैरानी की बात है, कमाल की बात है, कमाल की बात है। पर मैं सो एक बात जरूर कहूंगा सर, एक जी दो गानों को छोड़ें जिसमें बीट्स ज्यादा चाहिए थी, वही बात मेलोडी की आती है। मोस्टली गानों में आपने बहुत सिंपल बीट्स और ट्यून्स रखी हैं, बहुत एक्सेसिव इंस्ट्रूमेंटेशन यूज नहीं करे। वही बात है कि अगर आप बिना म्यूजिक के भी सुन लें, वो इतने प्यारी मेलोडी आपने बनाई है, सारा मेलोडी का ही काम है। चाहे वो कोई फरियाद को ही ले लें आप, एक्सेसिव कोई ज्यादा बीट्स नहीं है। और अब इसी को ले लें, इसको बिना बिना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के आप पूरे दिन गा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही मेलोडी की बात आ जाती है सारी, कि वो सुनने में एक मीटर में वो अच्छा लगना चाहिए बस। बस यही आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक्चुअली मदन जी का बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि मैं, ऐसा लगता है मुझे कि शायद मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मदन जी हैं। और मदन जी से ही सुन सुन के मैंने, सुन सुन के मैं इस तरह से कहता हूँ, बचपन में जब छोटा था पापा मुझे फिल्में ले जाते थे खाने के लिए। छोटा हम्म। था, फिल्में होती थी हिंदुस्तान की कसम, ठीक है, और दूसरी और फिल्में। तो जब भी आता था तो घर पे तो एक, मैं कुछ ना बड़े ही मतलब इन्फ्लुएंस होके आता था। उस वक्त एहसास नहीं होता था कि है तेरे साथ मेरी वफा में नहीं तो क्या, ठीक है, वो उस तरह के गाने। और मैं ट्यून गाता था ऐसे, तारी री रारी, तारी री री, री 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 री। उसके वाह। बाद ये था कि हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये धुनें मेरे साथ रह गई। और फिर हम्म। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो इसी तरह के गाने मैं सुनता रहा। फिर जब होश आया तो मैंने सोचा कि ये जो गाने मैं सुनता हूँ ये हैं किसके। तो जब वो पता लगा तो मालूम पड़ा ये मदन मोहन जी म्यूजिक डायरेक्टर उनके हैं। और फिर मेरी बड़ी चाह रही कि मैं उनसे मिलूं, मैं मिल नहीं पाया उनसे। आज भी जितने बिल्कुल। सिंगिंग कंपटीशन होते हैं या जो भी होता है, माइक लेते ही लोग कहते हैं कि रुके रुके से कदम हम गाएं, ये है तेरे साथ मेरी वफा गाएं, या लग जाए गले। कोई कोई दूसरा गाता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल। ये जो जीत है, ये जो एक कंपोजर की, और उसको मदन जी को भी मेरे ख्याल से जो स्थान मिला, वो मेरे ख्याल से अब वो मिल रहा है, हर रोज अब मिल रहा मिलता है। है। वैसे आप बिल्कुल। संजीव जी से मिले होंगे, आई एम श्योर, संजीव मैं कोहली से। बिलीव, मैं उससे मिलते 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 रह गया, ऐसा हो गया, लेकिन डेफिनेटली इस ट्रिप में मैं उनसे मिलने वाला हूँ। मेरे एक अरे बहुत दोस्त हैं, उनके बड़े क्लोज हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ भी हूँ उनसे मिलूं, जिनके वो बेटे हैं, तो मैं उनको देखूं। तो मैंने सर सिर्फ तुक्का लगाया, मतलब ये मत सोचेगा कि मुझे पीछे की कोई बात पता है, बट बात निकली थी तो वही देखी, कोइंसिडेंस। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट संजीव जी एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू मीट हिम, बॉब। तो आई विश यू द बेस्ट कि आप बहुत अच्छी म्यूजिकल आपकी मीटिंग हो। अब थैंक यू आपकी सो बात करता हूँ एल्बम्स की, बिकॉज 3 एल्बम्स आई मच। और वो मेरी प्लेलिस्ट का रेगुलर हिस्सा रही है, और बहुत कई लोगों की रही होगी, मेरी नहीं। एक तो सोनू निगम जी ने के साथ आपने करी याद और जान, दोनों ही सुपर हिट एल्बम्स रही। और उसके बीच में आई थिंक इश्क हुआ करके अनुराधा जी के साथ आपने करा, उसके गाने आई थिंक चूड़ी गाना था, आई थिंक मेहंदी का। दोनों बड़े प्यारे गाने हैं, मतलब दिनों दिन सुने जा सकते हैं। उनका प्लीज एक्सपीरियंस बताइए। हमने अभिजीत के साथ भी किया, हाँ उदित जी के बिल्कुल। साथ भी किया। सो अभिजीत का आशिकी की थी, बड़े अच्छे गाने आशिकी थे, बहुत आशिकी सुंदर। की उनके साथ। और हमने कभी ये सोच के नहीं किया कि ये एल्बम के गाने हैं और ये फिल्म के गाने हैं। हमने सिर्फ धुन बनाई, ठीक है। आज भी वैसे ही होता है, मैं वही करता हूँ कि धुन है, धुन बनी, अब आप उसको फिल्म के अंदर कर लो या सिनेमैटिक, या फिर अगर आपने इसको इंस्टाग्राम पे रिलीज करना है आप वहां भी कर सकते हो, पर वो गाना हमेशा आपको बड़ा लगेगा, बिल्कुल। हमेशा एकदम। तो एक
उसका तो जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही आपको फील होगा जब भी सुनेंगे। जी जी, वो मेरे ख्याल से वो द पीरियड ऑफ टाइम करते करते वो एक बात हो गई। और ये सारे ही जो सिंगर्स हैं जिनके आपने नाम लिए, अमेजिंग सिंगर्स और बहुत ही बेहतरीन, इन लोगों की भी अपनी जर्नी रही है, उसके बाद वो उस मुकाम पर पहुंचे। चाहे अनुराधा जी हैं, चाहे सोनू हैं, चाहे अभिजीत हैं, और या फिर उदित जी हैं। तो और आप देखिए कि अब इसमें भी एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये सारे सिंगर आज भी सरवाइव कर रहे हैं वैसे के बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल। और ज्यादा बोल रहा है। वो रीजन उसका ये है कि आप ये देखिए कि इन्होंने धुनें क्या गाई हैं। ठीक है, हम्म, हमारा कुछ उस वक्त दौर चला था कि जब हम कैटलॉग्स बहुत करते थे। अभी कैटलॉग्स नहीं, सिंगल्स होते हैं। सो कैटलॉग हम्म, की आपके पास 6 गाने 7 गाने होते थे, तो लोगों को कैसेट पे या सीडी पे वो उतने पैसे में बहुत कुछ मिल जाता था। तो हम राइट राइट एब्सोल्युटली। नहीं करते थे कि वो पहला गाना जैसा है वैसे ही एंड तक का, धुनें अलग चीजें अलग होंगी, लेकिन डिजाइनिंग तरह की वो बहुत कमाल की वो होती थी उस टाइम पे। और तो उदित जी की एल्बम की थी हमने जानम, उसके भी गाने बड़े कमाल के, 2 3 गाने बहुत ही। बहुत बहुत बिल्कुल। और उस वक्त जो कंपनी थी वो बड़ा अच्छा पैसा खर्च करती थी, और शूट भी बड़े डिफरेंट करते थे। स्विट्जरलैंड जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, शूट करते थे डिफरेंट जगह पे जाके। तो वो भी एक है कि उस वक्त वो इक्वल टू मूवीज हुआ करते थे। जी जी जी, आप देखिए इसमें जान का जो गाना तेरा मिलना है, मुझे याद है महबूब में इसकी शूटिंग चल रही थी और बहुत बड़ा सेट लगाया हुआ था। बिपाशा बासु जिसमें थी, सोनू जी के ऊपर था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस स्केल का हुआ करता था। ठीक है, कैमराज और मल्टी कैमराज इधर हर एंगल से लगे हुए हैं। तो वो इतना खर्चा हुआ करता था उस टाइम पे। और एमटीवी पे मुझे याद है कि 4 5 दिन तक, और मतलब वो हर 3 मिनट पे वो गाना अलाप आता था। हो, चला गया, अभी गाना आने वाला है। तो ये ऐसा सब तरफ वो घूम रहा था। तो मेरे ख्याल से वही है कि बड़े तवज्जो से, बड़े घुस के हम लोग काम करते थे, सारा सब कुछ टाइम बिताते थे उसके ऊपर, ग्रो करता था म्यूजिक, फिर सिंगर आते थे उसी तरह से उसको डब करते थे। इसलिए वो आज तक टिके हुए मेरे ख्याल से, शायद यही रीजन है। सभी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब सोनू जी के साथ, अनुराधा जी तो एक तरह से गुलशन जी और अनुराधा जी मेंटोर ही है। ठीक है, वो अनुराधा जी हमें लेके आए थे और गुलशन जी ने मौका दिया था। तो तुम बिन के बाद अगेन जिसके लिए मैंने अच्छा अच्छे पैसे खर्च करके मैंने सीडी ली थी, कुछ अच्छा, दिल ने कहा। और मुझे कुछ समय था, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली विनय सर, कि मुझे लगता था कुछ दिन हो, क्योंकि वो अगेन वही वाला बात की उस स्केल पे उस एल्बम को प्रमोट किया गया था। स्विट्जरलैंड की शूटिंग थी, राकेश जी थे उसके अंदर। वेरी राइट, बहुत अच्छा और याद है। मतलब मुझे ऐसा लगा वो फिल्म है, मुझे लगा अनुभव सिन्हा की दूसरी फिल्म आ रही है तुम बिन के बाद। बट गाने लगातार मेरे पास है, बहुत रेगुलर सुनता हूँ। एक एक गाना, छलावा है या मेरी नींद है, या मतलब कोई भी आप गाना उठाए, एक से बढ़कर एक। अगेन वो तुम बिन जितना ही लगभग रिस्पॉन्स आया था, गाने चलते हैं। आपने बताया कि थोड़ा शौक लगा कि वो फिल्म नहीं है। ऐसा हाँ शौक बहुत से लोगों को पता लगा, क्योंकि ये एक फिल्म ही थी जो प्लान हो रही थी। हाँ। ओके। और ये गाने जो लिखे गए थे बख्शी साहब ने लिखे थे। सो जी जी। हमारा, हम वे फॉर्चुनेट कि हम बख्शी साहब के साथ हमने काम किया, आनंद बख्शी साहब के साथ। और ये उनका कुछ आखिरी काम था उनका, लास्ट लास्ट एक दो लास्ट साल लास्ट के, हाँ, 1 2 साल के, हाँ। तो ये वो काम था। और ये हम फिल्म ही कर रहे थे, ये फिल्म ही थी। तो हमने अभी। डिजाइन भी वैसे किया हुआ था, सब कुछ था। हम्म, अब वो क्यों नहीं बनी, वो मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो क्यों नहीं बनी। लेकिन वो फिल्म थी, शूट भी वैसे ही हुई थी। और स्विट्जरलैंड में अभी। जैसे आप बता रहे हैं कि वो स्केल पे हुआ था सब कुछ। बट एक फिर भी आपने उसके बाद फिल्में करी, आपको पहले भी कहीं देखा है, करी हम तुम्हारे हैं सनम के भी बीच में आपने एक गाना गाया, बहुत चले थे उसके गाने। जी, फिर मिलेंगे के भी गाने चले थे, या आपका गाना या भी चला, बहुत पॉपुलर था। या बट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विनय सर, कि तुम बिन जैसी फिल्म के बाद मतलब आप यही आप आशा करेंगे कि उसके बाद बहुत लंबी लाइन लगेगी, हर लेबल की लगेगी, क्योंकि वो काम वंस इन अ डेकेड वाला काम आता है। लेकिन जी जिस स्तर पे आपको काम मिलना चाहिए था, जिस लेवल का,
आपने कहीं शायद कहा भी था वो नहीं मिला। अब मेरी राय आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं ऐसे ही सोचता था कि इतना अच्छा काम किया है, और सारा ही बॉडी ऑफ वर्क, खासतौर से तमिन और ये जितना भी उस वक्त काम हुआ सारा, सो अप्रिशिएट बहुत हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जो हमें कमर्शियली जो एक चीज आनी चाहिए थी वो डेफिनेटली नहीं आई उस तरह की हम सोचते थे उसके बाद। और उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, और मैं उस जवाब में फिर गया नहीं ज्यादा, बिकॉज वो जवाब, मतलब वो फ्यूटाइल है, वो जवाब मिल नहीं सकता आपको कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। आई थिंक थिंग्स वर्क लाइक दिस, और यही होना था, इस तरह से ही होना था। पर यही है कि यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि हम इतने सारे गानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी टीम ने, हमारी जोड़ी ने किया, निखिल विनय ने किया। सो बहुत से लोग, मैं अब देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि यार मेरा एक गाना हिट हो जाए, या एक गाना हो जाए, या मेरे को 5 मिलियन व्यूज मिल जाए, या 10 मिलियन व्यूज आ जाए, ठीक है। सो मैं सोचता हूँ कि मैं खुश हूँ कि ऊपर वाले ने इतने सारे गाने दिए, ठीक है। और मुझे उसकी शिकायत नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो दिया मैं प्रसाद समझ के उसको अपने पास रखता हूँ। और आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल देयर। तो जब तक सांसें हैं, वो जीत तो दर्ज कराऊंगा मैं। तो वो मैं नहीं हिलता हूँ, मैं अभी भी वैसे ही है। मैं कई बार, एक दो लोग मुझे बोलते हैं, यार तुम जो 20-22 साल में तुम्हारा जो थोड़ा सा, यू कैन काम डाउन लिटिल बिट, कि टेक इट इजी, यू डोंट हैव टू नो वर्क दैट वे एंड दैट। आई थिंक मुझे आता ही नहीं दूसरा कुछ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मेरे लिए काम करना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, काम कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उतने सनक से काम कर रहे हो, वही पागलपन है कि नहीं है, वही पागलपन है। आप मुझे सुबह 3 बजे अगर बोलोगे कि यार मेरे गाना यार फंस गया, मुझे करो, बताओ मेरे को कैसे, मैं आपको 3 बजे उठ के गाना सुनाऊंगा, और मैं आपको सुना दूंगा गाना आपको, और 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, आपका गाना काम हो जाएगा। सो आई हैव दैट काइंड ऑफ मैडनेस अभी भी है। सो और ये कोई, बट सर यूजुअली क्या होता है, जोड़ी जब ब्रेक होती है कहीं ना कहीं मेजर डिस्प्यूट्स होते हैं ऑल। बट आपके केस में जब 2006-7 में यू वेंट सेपरेट वेज, तो ऐसा कुछ था नहीं। आपको एक डायरेक्टर भी बनना था, और आपको इंडिपेंडेंटली अपने पैशन पे काम करना था। निखिल सर को म्यूजिक पे सस्टेन करना था, उनका वो पैशन। तो इसलिए आप ब्राउंच आउट हो गए, और फिर आप लंदन भी कुछ सालों बाद गए। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैंने अपना पैशन फॉलो किया, मैंने जो किया वो सही किया, या आपको लगा कि जोड़ी रहती मे बी वो शायद बेटर डिसीजन होता? आपको अब क्या लगता है इतने सालों बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट 20 इयर्स, कि ये सही है या शायद वो सही रहता? देखिए, आप किसी भी चीज को एसेस करते हो तो वो ऐसे ही होता है कि जब आपने उस वक्त वो काम किया था वो सही था। तो मुझे उस वक्त लगा कि मुझे वो सही है, वो मैंने जो किया वो ठीक है। बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा एक पैशन भी है, कि बिकॉज फिल्में बहुत पसंद करता हूँ, और मैं लिखता भी हूँ, कहानियां भी है, और डायरेक्ट भी मुझे करनी है। जन्म एक ही है आपके पास, उसी में आप, सब कर उसी तो में ही करना है जी। उसी में करना है। तो मेरा एक जो, आप यूएसपी कह सकते हैं उसको, कि मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज से, मेरा डर नहीं है किसी चीज से, इसलिए शायद ये कंपोजिशन ही बनती है। यही रीजन है कि मैं जोड़ तोड़ नहीं करता हूँ, कि ये थोड़ा सा आजकल माहौल ऐसा चल रहा है, ऐसा कर ले लो, एक थोड़ा रिदम ऐसा ले लो, ऐसा कर लो, काम हो जाएगा, अपना पैसे मिलेंगे, हो गया काम। मैं इसी सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले कि फियरलेस वो हो जाओ। तो फियरलेस आप हो जाओगे, एटलीस्ट उसी को आजादी कहते हैं, कि आप जो करना चाहते हो आप वो कर पा रहे हो। सक्सेस फेलियर के झमेले में पड़ना नहीं। और निखिल के साथ जहां तक है, निखिल के साथ आज भी मेरे भाई की तरह है, और मेरा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है वो। और निखिल बहुत अच्छा इंसान है, फैंटास्टिक पर्सन। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं बनता जा रहा हूँ, कि एवरी टाइम इज टू डू वर्क, एंड ऐसा लगता था कि नहीं यार, किचन के लिए काम करना है, किचन के लिए काम करना है। तो मुझे लगा किचन के लिए काम नहीं करना, मुझे निकलना है इससे बाहर, कि मैं कब लिखूंगा, मैं कब डायरेक्ट करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि जो आपने पैशन को हमेशा फॉलो करा है, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते हुए, आगे भी आप वैसे ही करते रहें। हमें और अच्छे अच्छे गाने बना के जरूर दें, और आगे के लिए आपको और अभी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट विनय सर। थैंक यू सो मच आज हमसे मिलने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकित जी, और बहुत अच्छा लगा। सेम गोज टू यू ऑल्सो कि जिस तरीके सादगी से आपने किया है, और तो आपका भी इसमें एक आपकी आर्ट है कि आपने किस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने निकलवाई। मैं मतलब कह रहा था, मैं तो कर रहा था, लेकिन उसमें जिस तरीके से आपने जो किया है इसको, वो बहुत काबिले तारीफ है। थैंक बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी थी। तो इवन आई एंजॉयड इट एंड आई लव्ड इट। Thank you so much, sir, and wish to see you. And we'll be keep talking to each other offline. Thank you so much, sir. Thank you. Definitely lovely talking to you, and all the best to you. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Namaskar.